दोस्तों, चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक साउथ पोल लैंडिंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, है ना? लेकिन सच तो ये है कि वो सक्सेसफुल टचडाउन कोई एंड नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा टिकिंग क्लॉक साइंटिफिक मिशन जिसके पास वक्त था बेहद कम और काम था बहुत बहुत बड़ा। तो चलिए, इस एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं उन 12 दिनों के हैरत अंगेज सफर पर और देखते हैं कि हमारे रोवर्स और लैंडर्स ने आखिर वहां ढूंढ क्या निकाला। तो इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हुए हम इन 5 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहला, द 12 डेज ऑफ साइंस। दूसरा, एक्सट्रीम लूनर टेम्परेचर्स। तीसरा, लेजर्स, प्लाज्मा एंड ऑक्सीजन। चौथा, मूनक्वेक्स एंड रेडियो वेव्स। और आखिर में द हॉप एंड द फ्यूचर। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द 12 डेज ऑफ साइंस। देखिए, ये पूरा मिशन ना वक्त के खिलाफ एक रेस की तरह था। एक छोटा सा लेकिन बेहद इंटेंस ऑपरेशनल विंडो जहां विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को अपना ग्राउंड ब्रेकिंग डेटा इकट्ठा करना था। 23 अगस्त को लैंडिंग होती है और ठीक अगले ही दिन यानी 24 अगस्त को प्रज्ञान रोवर अपने रैम से नीचे उतरकर सीधे काम पर लग जाता है। 27 अगस्त आते आते हमें पहली टेम्परेचर रीडिंग्स मिलने लगती हैं और फिर 4 सितंबर को सब कुछ स्लीप मोड में चला जाता है। ये 12 दिन इतने अहम इसलिए थे क्योंकि चांद पर खून जमा देने वाली रात आने वाली थी और उससे पहले सारे इंस्ट्रूमेंट्स का काम पूरा करके उन्हें सुरक्षित करना बेहद जरूरी था। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, अनकवरिंग एक्सट्रीम लूनर टेम्परेचर्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस डेटा ने वैज्ञानिकों की सारी उम्मीदों को पलट कर रख दिया था। हुआ क्या कि सतह पर यानी चांद के बिल्कुल सरफेस पर तापमान लगभग 60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। काफी गर्म है ना? लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात तब सामने आई जब सिर्फ 8 सेंटीमीटर की गहराई में तापमान मापा गया। वहां तापमान सीधे -10 डिग्री सेल्सियस पर गिर गया। सोचिए, सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर्स के अंदर तापमान में इतना बड़ा, इतना ड्रास्टिक बदलाव, ये सच में एक हैरान कर देने वाला नतीजा था। और इसी चमत्कार ने साबित कर दिया कि हमारा चास्टे इंस्ट्रूमेंट आखिर कितना एडवांस्ड है। चास्टे यानी चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट में 10 सेंटीमीटर लंबा एक प्रोब लगा था जिसमें 10 अलग-अलग सेंसर्स थे। और इन्हीं सेंसर्स की मदद से हमें चांद के साउथ पोल का ये पहला, बिल्कुल फर्स्ट एवर थर्मल प्रोफाइल मिल पाया। इसने ये कंफर्म कर दिया कि चांद की मिट्टी गर्मी को अपने अंदर कितनी अलग तरीके से रोकती और कंडक्ट करती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, लेजर्स, प्लाज्मा एंड लूना ऑक्सीजन। अब मिट्टी के इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट को याद करना जरूरी है। याद है, स्कूल में हमने मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उसके बाद आती है चौथी स्टेट जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जब गैस को बेहद एक्सट्रीम टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो वो प्लाज्मा में बदल जाती है। और दोस्तों, यही वो स्टेट है जिसका इस्तेमाल रोवर के हाई टेक इंस्ट्रूमेंट्स ने चांद की चट्टानों को एनालाइज करने के लिए किया था। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले एक हाई एनर्जी लेजर को चांद की मिट्टी के एक बेहद छोटे हिस्से पर मारा जाता है। इस बेहताशा गर्मी की वजह से वो मिट्टी तुरंत प्लाज्मा में तब्दील हो जाती है। उसके बाद ये प्लाज्मा लाइट इमिट करता है, यानी इसमें से रोशनी निकलती है। अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग वेवलेंथ की लाइट निकालते हैं और बस इन्हीं वेवलेंथ्स को पढ़कर वैज्ञानिकों को ये क्लियरली पता चल जाता है कि वहाँ आखिर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। इस पूरे फ्यूचरिस्टिक काम को अंजाम देने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है लेब्स, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे इसके नाम से ही साफ है, लेजर का इस्तेमाल करके मिट्टी को ब्रेकडाउन किया गया और फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए उन वेवलेंथ्स को स्कैन किया गया। वैसे आपको बता दूं, इसे इसरो ने बैंगलोर के लैबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स के साथ मिलकर बनाया था। तो आखिर इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी का नतीजा निकला क्या? वहां मिले एल्यूमिनियम, आयरन, टाइटेनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, मैंगनीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और सबसे जरूरी सल्फर। जी हाँ, इन सारे एलिमेंट्स की तस्दीक डायरेक्टली ग्राउंड पर की गई। चांद के साउथ पोल पर सल्फर का इस तरह इन सीटू यानी ग्राउंड पर मिलना इस मिशन की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। और बिल्कुल यहाँ ध्यान देने वाली एक और चीज ऑक्सीजन भी है, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। इन डिस्कवरीज की अहमियत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप नासा के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नोआ पेट्रो के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने इस काम को बिल्कुल साफ शब्दों में एक ट्रिमेंडस अकम्प्लिशमेंट कहा है।
देखिए 1970 के दशक में ऑर्बिटल मिशंस ने सल्फर का सिर्फ एक अंदाजा लगाया था, लेकिन दूर ऑर्बिट से गैस करना और सतह पर इंस्ट्रूमेंट उतारकर उसका पक्का सबूत देना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये सच में ग्राउंड ब्रेकिंग इन सिचू मेजरमेंट था। तो अब आते हैं उस सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर कि चांद पर ऑक्सीजन आखिर किस रूप में मिली। देखिए, ये सांस लेने वाली O2 गैस के रूप में हवा में नहीं तैर रही है, क्योंकि चांद पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। ये ऑक्सीजन चांद की चट्टानों और सिलिकेट मिनरल्स के अंदर बंधी हुई है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस ऑक्सीजन को निकालने की तकनीक हम पूरी तरह विकसित कर लें, तो चांद की सतह पर इतनी ऑक्सीजन मौजूद है जो 8 बिलियन लोगों को अगले 1 लाख साल तक जिंदा रख सकती है। 1 लाख साल! ये आंकड़ा सच में किसी के भी दिमाग को हिला देने वाला है। वैसे प्रज्ञान रोवर पर LIBS जैसा एक और बेहद अहम इंस्ट्रूमेंट था, APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। दोनों का काम मिट्टी का पता लगाना था, लेकिन इनका तरीका बिल्कुल अलग था। जैसा हमने देखा, LIBS प्लाज्मा बनाने के लिए लेजर पल्सेस का इस्तेमाल करता है, जबकि APXS रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल करके अल्फा पार्टिकल्स और एक्स-रेज निकालता है। जब ये एक्स-रेज सतह से टकराती हैं, तो निकलने वाली रेडिएशन को पढ़कर एलिमेंट्स की पहचान की जाती है। क्या कमाल की इंजीनियरिंग है ना? अब चलते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, सेक्शन 4, मूनक्वेक्स एंड रेडियो वेव्स। जब प्रज्ञान रोवर अपने लेजर वाले एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, ठीक उसी वक्त विक्रम लैंडर अपनी जगह पर खड़ा हुआ कुछ और ही तरह का विश्लेषण करने में बिजी था। विक्रम लैंडर पर लगे रंभा इंस्ट्रूमेंट ने चांद की सतह पर नेचुरली बनने वाले प्लाज्मा को मापा। हालांकि चांद पर कोई आम एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर भी वहां थोड़ा बहुत प्लाज्मा बनी जाता है। रंभा ने इस बेहद स्पार्स यानी काफी हल्के प्लाज्मा को डिटेक्ट किया, लगभग 5 से 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। इसे मापने के लिए पीको एम्पेयर्स जैसे बेहद छोटे माइक्रो लेवल इलेक्ट्रिक करंट्स का इस्तेमाल किया गया था। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये प्लाज्मा डेटा आखिर इतना मायने क्यों रखता है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि इस स्पार्स प्लाज्मा का मतलब है चांद पर रेडियो वेव्स आसानी से बिना किसी खास रुकावट के ट्रैवल कर सकती हैं। आगे आने वाले जो मून मिशंस होंगे ना, जहां सारा कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स के जरिए होगा, वहां इस क्रिटिकल डेटा से हमें बेहतर और रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम्स डिजाइन करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट यहाँ रुककर इस टेक्नोलॉजी को समझिए। MEMS यानी माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स। ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक डिवाइसेस होते हैं जिनका साइज सिर्फ 1 से 100 माइक्रोमीटर्स तक होता है। अगर आपको पता ना हो तो ये वही एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी है जो हमारी गाड़ियों के एयरबैग सेंसर्स और घरों में रखे ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स में यूज होती है। और इस मिशन के जरिए हिस्ट्री में पहली बार इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीधे चांद पर किया गया। इस कमाल की MEMS टेक्नोलॉजी को जिस पेलोड में यूज किया गया उसका नाम था IELSA, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइज्मिक एक्टिविटी। इसने न सिर्फ रोवर के चलने से पैदा हुई वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड किया, बल्कि सबसे अहम घटना 26 अगस्त को हुई, जब इसने एक नेचुरल मूनक्वेक यानी चांद पर आने वाले भूकंप को भी पकड़ा। इस भूकंप के डेटा से भविष्य में वैज्ञानिकों को चांद के अंदरूनी हिस्से यानी उसके मैंटल और कोर की अंदरूनी संरचना को समझने में एक बहुत बड़ा क्लू मिलेगा। और अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, सेक्शन 5, द हॉप एंड द फ्यूचर। उन 12 दिनों का समय पूरा होने को था और चांद पर एक लंबी जमा देने वाली रात का अंधेरा छाने वाला था। लेकिन लैंडर और रोवर को परमानेंट स्लीप मोड में डालने से ठीक पहले इसरो ने एक और आखिरी और बेहद ड्रामेटिक एक्सपेरिमेंट अंजाम दिया। 3 सितंबर को विक्रम लैंडर ने हॉप एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए विक्रम के इंजन्स को फिर से फायर किया गया। ये लैंडर सतह से लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा, हवा में गया और वहां से 40 से 50 सेंटीमीटर दूर जाकर दोबारा सेफली लैंड हो गया। ये सुनने में शायद किसी को एक छोटा सा जंप लगे, लेकिन असल में ये साबित करता है कि हमारे पास ऐसी तकनीक मौजूद है जहां एक स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह से दोबारा उड़ान भर सकता है। सोचिए, भविष्य में जब इंसान चांद पर जाएंगे और उन्हें वापस धरती पर लाना होगा, तो यही हॉप टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा काम आएगी। ये एक गेम चेंजर टेस्ट था। इस कंप्लीटली सक्सेसफुल हॉप एक्सपेरिमेंट के बाद 4 सितंबर को आखिरी प्रेपरेशन शुरू हुई।
स्लीप मोड की तैयारी। देखिए, ये किसी लैपटॉप का आम शटडाउन नहीं था। इसमें रैम को ठीक से फोल्ड करना, सारे पेलोड्स को वापस सुरक्षित जगह पर सेट करना, बैटरीज को पूरी तरह चार्ज करके छोड़ना और सोलर पैनल्स को बिल्कुल परफेक्ट दिशा में अलाइन करना शामिल था, ताकि जब 14 धरती दिनों के बाद चांद पर सूरज फिर से उगे तो वो पैनल्स डायरेक्ट सनलाइट ले सकें और पूरा का पूरा सिस्टम खुद ब खुद वेकअप हो सके। और बस अब आती है वो आखिरी, सबसे ज्यादा सोचने वाली बात। जब चांद के साउथ पोल पर आखिरकार लंबा सवेरा होगा, तो क्या प्रज्ञान और विक्रम उस जमा देने वाली कठोर ठंड को झेलकर वापस उठ पाएंगे? अगर हाँ, तो चांद के रहस्यों की नई डिस्कवरीज का एक नया दौर शुरू होगा। और अगर नहीं भी उठे, तो वो हमेशा के लिए आने वाली सदियों तक भारत के शांतिपूर्ण लूनर एम्बेसडर्स के रूप में उस चांद पर अमर रहेंगे। इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद इन 12 दिनों के अनोखे सफर और स्पेस एक्सप्लोरेशन की इन अनंत संभावनाओं के बारे में आपका क्या सोचना है? इसे जरूर सोचिए, क्योंकि चांद के रहस्य अभी भी हमें बुला रहे हैं।